हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ज्योति मल्होत्रा। Jyoti Malhotra has been arrested for हमारा देश फैक्ट पे ना सुनकर सनसनी बहुत पसंद करता है। स्पेसिफिक एक सवालों के जवाब हम दें। सुशांत सिंह राजपूत का और दिशा सालियान का। पिछले पॉडकास्ट में ना लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं। का अनुभव भी कहता है कि इसी दिशा में ये केस जाना था, या आप कुछ और देखते हैं? कि जब होती है उसके 3 महीने के बाद जब मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ, मैं सुशांत के घर पर जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी, सुबह का टाइम था, उसने जूस पिया, जूस पी के वो अपने रूम में जाता है, कुंडी मारता है, लॉक करता है। तब मेरे कई बार क्वेश्चन उठे थे और कि क्या पंखे के ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट्स उठाए गए। और फिर दिशा सालियान के केस से उसको जबरदस्ती जोड़ दिया गया। अपना हाथ पैर तोड़कर कौन कैसे सुसाइड करता है? द ब्लू मार्क्स ऑन हिज बॉडी एंड द ब्लैक लेफ्ट आई एक्सेट्रा। मैं किसी बॉडी को उतार रहा हूँ तो मैं जहाँ पे भी हाथ लगाऊंगा। सीसीटीवी वाज नॉट देयर, सो वेयर डिड यू सी? सुशांत के बेडरूम में तो सीसीटीवी नहीं होगा, किसी गेट पे होगा। सुशांत की हाइट थी, वो जो पंखा और बेड था उसकी हाइट से के बराबर थी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भूपेश, द फोरेंसिक एक्सपर्ट सेड द एविडेंसेस एट द साइट एंड देयर वाज अ राउंड मार्क अराउंड हिज नेक and not the V mark, and the ankle bone was broken. He was brutally beaten and murdered. The previous night he was, and that was the reason he couldn't save himself. कुछ चेहरे ऐसे सामने आए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। कि वो कौन लोग होते हैं जो देश के खिलाफ जासूसी करने लगते हैं? ये क्या फंस जाते हैं या कुछ लालच होता है? कि वो युवा हैं जो जब आदमी ट्रैप हो जाता है तो उससे इमीडिएटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है। 1-2 फोटो खींच लो, आपको लगे तो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं, धीरे धीरे साइकिल बनती है। वो मरियम नवाज से आराम से मिलती हुई दिखती थी, उसको सिक्योरिटी मिली हुई थी। शुरुआत से ही उसकी पाकिस्तान से स्टार्ट होती है ट्रैवल हिस्ट्री। अब यूट्यूबर्स बन गए हैं तो ये वो एसेट हैं कि जहाँ मन चाहे पहुँच जाते हैं। क्या ज्योति मल्होत्रा सच में जासूस है या फिर ये कवरअप भी हो सकता है? उन वीडियोज़ के कहीं कवरअप में वो वीडियो भी उसकी कितनी रीच होगी, वो क्या जानकारी दे सकती होगी? हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा के, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने एक गलती ऐसी की है। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इस दौरान हर एक देशवासी अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़ा रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चेहरे ऐसे सामने आए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, हमारी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये भी जासूस कहलाते हैं, लेकिन ये देश के खिलाफ जासूसी करते हैं। ऐसे लोग क्या जाल में फंस जाते हैं या किसी लालच में फंस जाते हैं? कैसे फंस जाते हैं, क्यों वो समझ नहीं पाते? क्योंकि बाकी जो जासूस होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो हमारे देश में होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो दरअसल लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, जासूस आपको दे देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आप कहीं फंसे हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही और कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कानूनी रूप से भी आपको हल नहीं मिल पा रहा है, जासूस आपको उसका हल दे देगा। लेकिन ये कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ ही जासूसी करने लगते हैं, देश की जानकारी ही दुश्मन देश को देने लगते हैं? आज हम इस पॉडकास्ट में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र हमने पिछले पॉडकास्ट में किया था, जिसको लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत नाराज लोग हैं। हम आज एक शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट में, हम उन सवालों के भी जवाब देंगे ताकि लोगों को सच पता लग सके कि वाकई जब हम कोई बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो वो ऑथेंटिक होती है, वो तथ्यों के आधार पर नहीं होती है। वो ये नहीं होता कि हमें क्या लगा, हमने क्या सोचा, हमें क्या पता लगा थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी से, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे साथ एक बार फिर इन सब पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं संजीव देसवाल जी। संजीव जी को 35 साल का अनुभव है जासूसी का, पहले भी आप मिल चुके हैं और आप सब ने बहुत प्यार दिया था उस पॉडकास्ट को, इसीलिए एक बार फिर हम संजीव जी को लेकर आए हैं द अर्चना शो में। संजीव जी प्रेसिडेंट रहे हैं सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव एसोसिएशन के, साथ ही डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि पूरा देश ये सोच रहा है कि वो कौन लोग होते हैं जो देश के खिलाफ जासूसी करने लगते हैं, क्योंकि हम सब में, शायद हर एक व्यक्ति में देश प्रेम की भावना सबसे ऊपर होती है। तो ये लोग कौन होते हैं जो देश के खिलाफ जासूसी करने लगते हैं? ये क्या फंस जाते हैं या कुछ लालच होता है? कुछ लोग जानबूझकर भी इसमें चले जाते हैं। आपका अभी तक का अनुभव क्या कहता है ऐसे लोगों को लेकर?
देखिए, जो ये युवा फंसते हैं या ब्लैकमेल होते हैं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसा होता क्यों है। हमारा दुर्भाग्य है ये कि हमारे को एक ऐसा पाकिस्तान देश मिला जो ज़िंदगी भर हमें तकलीफ़ देता रहेगा और हमारे ही युवाओं को ट्रैप करके हमारे युवाओं को हमारे ही खिलाफ यूज़ करेगा और प्रॉक्सी वार में झोंक देगा। अब ये तो युवाओं को देखना होगा कि फिर वो सपूत बने या देश के लिए कहते हैं प्रॉक्सी वार के मोहरे बने पाकिस्तान के लिए। ये वो युवा होते हैं जो खासकर पाकिस्तान के एसेट्स होते हैं, हमारी जो देश की कहते हैं संवेदनशील जानकारियां हैं उनको मुहैया कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये वो युवा हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत तेज़ी से कहीं आगे पहुंचना चाहते हैं। आजकल देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जॉब्स की कमियां हैं, तो नेचुरली फिर आजकल यूट्यूबर्स बहुत बच्चे बन गए हैं। अब यूट्यूबर्स बन गए हैं तो ये वो एसेट हैं कि जहाँ मन चाहे पहुँच जाते हैं, जहाँ मन चाहे शूट कर सकते हैं, जहाँ मन चाहे से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके के एसेट्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए बहुत मुरीद हैं, बहुत अहम हैं। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि दुनिया में हर गुनाह माफ़ किया जा सकता है, लेकिन देशद्रोह ये माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी माँ सबसे पहले आपकी अपनी भूमि होती है और आप उसी का जब सौदा करते हैं तो तकलीफ़ की बातें हैं। एक नाम इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, ज्योति मल्होत्रा, जबकि कई ऐसे नाम रहे जो ऐसी संवेदनशील जानकारियां दे रहे थे, जिसमें अरमान, दानिश, शाकिर, शहबाज, देवेंद्र सिंह ढिल्लों, कई नाम सामने आए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्योति मल्होत्रा। इसीलिए उसी को हम एक मॉडल मान के उस पर बात करते हैं। ज्योति मल्होत्रा के बारे में कहा गया कि उसने संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को दी। वो एक ब्लॉगर थी, पाकिस्तान के अलग अलग ऐसे इलाकों में जाती थी जहाँ से वो जानकारी देती थी, या ऐसी जगहों पे जाना आम भारतीय के लिए मुश्किल था। वो मरियम नवाज से आराम से मिलती हुई दिखती थी, उसको सिक्योरिटी मिली हुई थी। वो पाकिस्तान के जो एम्बेसी है उसमें जाती थी, उसकी फ्रीक्वेंट विजिट होती थी, कोई पार्टी होती थी वहाँ जाती थी। क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या उसने, जब वो यहाँ पर एम्बेसी में जा रही, पाकिस्तान जा रही, तो वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी? और किस तरह से इस चंगुल में फंसी होगी, या जानने के बावजूद, क्योंकि जब ब्लैकआउट किया गया, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान, तो वो जानकारी भी उसने पाकिस्तान को भेजी कि हाँ इस इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। कितना खतरनाक है ये? देखिए, ज्योति मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो ज्योति मल्होत्रा को अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री अगर देखी जाए तो शुरुआत से ही उसकी पाकिस्तान से स्टार्ट होती है ट्रैवल हिस्ट्री। और जब वो ट्रैवल कर रही है, किन लोगों से मिल रही है, किन के इफ्तार पार्टीज़ में जा रही है, कहाँ जा रही है, किन, और वो लोग कौन हैं, ये सब ज्योति मल्होत्रा को मालूम है। लेकिन इसके लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ज्योति मल्होत्रा जैसे ही एसेट्स क्यों हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये वो युवा हैं जो गरीब घर से आते हैं, ये वो युवा हैं जो बॉर्डर के आसपास के एरिया के होते हैं, ये वो युवा हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत जल्दी कहीं पहुंचना चाहते हैं, बिना मेहनत के कहीं पहुंचना चाहते हैं, बहुत शॉर्टकट सारा अपनाना पैसा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। देखिए, पहचान बनाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये मेहनत मांगता है। आज हम भी अगर यहाँ बैठे हैं तो 35-40 साल अपने प्रोफेशन को दिया है, तब हम यहाँ बैठे हैं। आप भी यहाँ बैठे हैं, आपने भी कई साल, दशक दिए हैं आपने। और कोई अगर 2-4 साल के अंदर एक ऐसा मुकाम पाना चाहता है जो बहुत मेहनत से मिलता है, तो नेचुरली कुछ वो कई वक्त गलत कर बैठता है, और ज्योति मल्होत्रा के केस में साफ दिखता है। लेकिन क्या ज्योति मल्होत्रा सच में जासूस है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा, मुझे ऐसा लगता है, वो एक ऐसा एसेट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट होता तो मैं नहीं मानता कि वो हर बात को वीडियो में डाल रही होती, यहाँ तक कि वो इफ्तार पार्टीज़ की वीडियो डाल रही होती, वो बाली अगर किसी हैंडलर के साथ घूम रही उसकी फ़ोटो डाल रही होती, या फिर ये कवरअप भी हो सकता है। ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान एजेंसी, जो एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उनके द्वारा एक कवरअप हो सकता है कि तुम खूब वीडियोज़ डालो, जगह जगह की वीडियो डालो, ताकि उन वीडियोज़ के कहीं कवरअप में, वो आड़ में वो वीडियो भी छुप जाएं जो तुम हमारे लिए बनाओगी। ये कवरअप भी हो सकता है। अदरवाइज मैं नहीं मान सकता कि कोई ऐसा एसेट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो हर बात को वीडियोस में डाले, क्योंकि उसने 300-400 वीडियोस मुझे ऐसा लगता है बनाई हैं,
और अगर उन सारी वीडियोस को अगर आप देंगे तो उसमें कहीं ऐसी वीडियोस नहीं है जिसमें कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो हाँ, जो उसके खिलाफ जाए। यही मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब एक ब्लॉगर जो है उसकी कितनी रीच होगी, वो क्या जानकारी दे सकती होगी, ये भी मन में सवाल उठता है ना कि उसकी, ऐसा तो नहीं कि उसकी आर्मी में या कहीं ऐसे जो संस्थान है हमारे वहाँ पर उसकी अप्रोच थी, पहुँच थी, तो वो किस तरीके की जानकारी दे सकती थी जिससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता था? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा के रैकेट में कई लोग हों, ज्योति मल्होत्रा उनसे इन्फॉर्मेशन लेती हो और आगे पास ऑन करती हो, क्योंकि हर आदमी आपके एम्बेसी में नहीं पहुंच जाएगा, दानिश से नहीं मिल लेगा, तो उसके लिए कोई मीडिएटर तो चाहिए। ये तो खबर हो आई भी सकता है कि कुछ लोग हैं जो उसको रिपोर्ट करते थे। हाँ, तो हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा बीच में मीडिएटर का काम कर रही हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जितने लोग पकड़े गए हैं अभी कहते हैं 20-25 दिन के अंदर, वो सब के सब दानिश के रैकेट के लोग हैं, जो दानिश को रिपोर्ट कर रहे थे या दानिश के बीच में जो सब मीडिएटर थे उनको रिपोर्ट कर रहे थे, और कोई नहीं पकड़ा गया है। सब के सब की जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे दानिश से ही उनको पैसा आ रहा था, दानिश को ही वो खबर कर रहे थे, दानिश को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने एक गलती ऐसी की है जो साफ नज़र आती है कि वो जासूस है। उसके जब मोबाइल को सीज करती हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, तो उसमें जो वो नाम अपने एक शाकिर किसी कहते हैं या शबीर था, कोई नाम था उसका हैंडलर का, इन्वेस्टिगेटर का, उसका नाम वो जट रंधावा के नाम से रखती हैं। आप नाम किसी का क्यों किसी के नाम से रखते हैं? इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे होते हैं। आप पाकिस्तान जाने से पहले पहलगाम की शूटिंग करती हैं, फिर शूटिंग करके पहलगाम जाती हैं, उसके बाद वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम होता है, धर्मपूछ के कत्लेआम होता है। अब इसमें क्या कोई लिंक है? मुझे ऐसा लगता है एज ए इन्वेस्टिगेटर एक लिंक है। आप उस वीडियोस के अंदर दिखा रही हैं कि उस वीडियो में कहाँ आर्मी है, कहाँ पुलिस है भी या नहीं है, या वीडियो में दिखा रही हैं। और हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने वर्बली किसी और प्लेटफॉर्म से अपने हैंडलर्स को पहुंचा दी हो कि मैंने आपको जो वीडियो भेजी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की गई है, उसके अंदर आप गौर से देखें, वहाँ पे कोई आर्मी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कितना जंगल का रास्ता है, कितना दूर का रास्ता है। तो हो सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दूसरे प्लेटफॉर्म से दी गई है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारी एजेंसीज पकड़ लेती हैं, ये रूट पकड़ लेती हैं, तो ज्योति मल्होत्रा के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। अदरवाइज आप देखेंगे अभी 10-15 दिन के अंदर इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। सारे वकील्स हैं जो कहते हैं हमारे देश के, जो हमारे देश में प्रोपागेंडा चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं, उसके चारों तरफ घूमने लग जाएंगे, उसको बेल करा लेंगे। संजीव जी, आप सही कह रहे हैं कि अगर मैं मान लीजिए एक ब्लॉगर हूँ, मैं यहाँ से निकलती हूँ, तो मैं ये यहाँ से वीडियो बनाना शुरू करूँगी, सबको लगेगा नॉर्मल ब्लॉगर है जो अपना काम करे। मैं इस वक्त बैसरन घाटी जा रही हूँ जहाँ पे सब कुछ हुआ, और मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, यहाँ से तो वहाँ का मैंने सब दिखाया, उसके बाद मैं आगे पहुँची उस घाटी का दिखाया कि वहाँ पे नहीं, तो एटलीस्ट ये जानकारी तो पहुँच ही जाएगी उन लोगों के पास कि वहाँ पर सेना है कि नहीं है, पुलिस है कि नहीं है, कितना और वो जाएगी तो वो रेकी भी, एक तरह से रेकी का तरीका भी है कि इतने से इतना समय यहाँ पहुँचने में लगेगा, यहाँ पहुँचने का साधन क्या है, इस वक्त यहाँ की स्थिति, क्योंकि जाहिर सी बात अगर उनको पता होगा, लेकिन ताज़ा चाहिए होगा बैकग्राउंड कि अभी वहाँ पे क्या स्थिति है, और ये ब्लॉगर से बेहतर कोई जानकारी नहीं दे सकता। इसलिए ज्योति मल्होत्रा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए, क्योंकि ये तो वीडियो तो बना ही रहे हैं, क्योंकि इनकी वीडियो बनाने पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये किसी भी एरिया में पहुंच सकते हैं। कहते हैं मीडिया का चोगा पहन के या अपने आप को यूट्यूबर कह के कहीं भी पहुंच सकते हैं और वहाँ वीडियो बना सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाने के साथ साथ ये एक और ख़तरनाक काम करते हैं, ये नैरेटिव बनाते हैं, क्योंकि इनके 3-4 लाख व्यूवर्स होते हैं और नेचुरली कुछ पेड व्यूवर्स भी हो सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो बनाई, अपने चैनल पे डाली और उस वीडियो के ऊपर 10 लोग या 20 लोग या 10% लोग अगर डिस्कस करने लग जाएं कि वहाँ लोगों को नहीं जाना चाहिए था, वहाँ आर्मी क्या कर रही थी, वहाँ आर्मी क्यों नहीं थी, वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी, और नैरेटिव तैयार करने लग जाएं, तो देखिए देश के खिलाफ कुछ ना कुछ तो नैरेटिव बनने लग जाएगा, क्योंकि लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। यूट्यूब पे जो भी वीडियोस चलती हैं उसको मानते हैं, काफ़ी हद तक मानते हैं। यूट्यूबर चैनल का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है धीरे धीरे। लोग मूवीज़ को नहीं देख रहे हैं, लोग कहते हैं आपके न्यूज़ चैनल्स को नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब पे सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं। मैंने अभी कहीं गया हुआ था इंडिया से बाहर, तो वहाँ मैं देखा कि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज़ आई हैं उसके ऊपर जो डिस्कशंस हो रहे हैं, माना वो यूजलेस डिस्कशंस हैं, लेकिन लोग यूट्यूब के ऊपर दिखाई जाने वाली वीडियोस को देख कर कहते डिस्कशंस कर रहे हैं और उसको मान रहे हैं। तो ये नैरेटिव जब बनना शुरू होता है तो इस टाइप के जो यूट्यूबर्स होते हैं, ये एसेट्स पाकिस्तान
एजेंसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर ये युवा भी होते हैं, इनको पैसा भी चाहिए, इनको बहुत तेज़ी से बढ़ना भी है, इनको लालच भी दिया जा सकता है कि आपको पाकिस्तान से हम व्यूवर दिलवा देंगे। अब आपको नहीं पता कि किसी के प्लेटफॉर्म पे जो व्यूवर्स हैं वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं वो। हो सकता है कि वहाँ से 1,00,000-2,00,000 व्यूवर्स अगर पाकिस्तान से हों, और वो जब नैरेटिव बनाना शुरू करेंगे, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान में कहीं कोई आतंकवाद नज़र नहीं आता है, लेकिन इंडिया के अंदर तो बहुत सी प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर तो मुस्लिम कहते हैं समुदाय को तकलीफ दी जा रही है। मतलब इस तरीके के जब नैरेटिव बनने लगेंगे तो हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, क्योंकि 65% युवा हमारे देश के अंदर 35 साल से कम के हैं बिल्कुल। पूरी और दुनिया में। बिल्कुल, और नैरेटिव वॉर ये चल भी रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमने Exactly. देखा कि एक नैरेटिव वॉर अलग तरीके की चल रही है, और जिससे लड़ना सबसे मुश्किल है इस वक्त। बिल्कुल, लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने हाँ। में। सर, ये जो चीजें होती हैं, मैं उनके लिए जो कभी हो सकता है कुछ लोग धोखे से फंस जाएं इस चीज में, है ना, आपका अनुभव ऐसे लोगों को क्या बताएगा कि वो क्या चीजें दिखें तो वो रेड फ्लैग है, अलार्मिंग है, उनको सावधान रहना चाहिए कि वो किसी गलत व्यक्ति के जाल में फंस रहे हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि कभी एक चीज आपने गलती से कर दी, अनजाने में कर दी, लेकिन उसके बाद फिर आप ब्लैकमेल का शिकार हो गए, फिर आपको डराया जाने लगा, तो आप मजबूरी में करने लगो। ऐसे लोग भी होते होंगे, कुछ परसेंट ही होते हैं लेकिन होते होंगे। उन लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी, क्या रेड फ्लैग है उनके लिए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आपको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये आपको डिसाइड करना है, थर्ड पार्टी को डिसाइड नहीं करना है। आप जब व्हाट्सएप पे होते हैं, अनजान नंबर से आपको कॉल आती हैं, आपको देखना है कि मुझे उठाना है नहीं उठाना। और अगर आप गलती से उठा भी लेते हैं तो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि ये आदमी मेरे बिजनेस से, ट्रेड से, फ्रेंड से, फैमिली से, कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, तो इमीडिएटली आप उसको ब्लॉक करिए। ये सबसे आसान तरीका होता है। खुदा ना खास्ता अगर आप कुछ कदम आगे बढ़ भी जाते हैं और वो इंसान आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्राइवेसी में सेंध लगा रहा है, आपकी कुछ बातें जानने की कोशिश कर रहा है, तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप फंस जाते हैं, तो मैंने ऐसा देखा है कि आर्मी इंटेलिजेंस क्या करती है, पहले वो ट्रैप करती है, पैसे का लालच देती है। जब आदमी ट्रैप हो जाता है तो उससे इमीडिएटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है, उससे एक हैवी अमाउंट मांगा जाता है जो वो दे नहीं सकता, ये उनको पता होता है। तो हैवी अमाउंट के बदले में फिर एक छोटी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। वो इन्फॉर्मेशन कई बार बहुत सेंसिटिव नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे उस इंसान को मजबूत किया जा रहा है कि तुमसे हमने कुछ खास थोड़ी मांगा है, बस देखो वहाँ पे जहाँ पे आर्मी है वहाँ पे एक फ़ोटो खींच लो, मुझे आर्मी के लोग बहुत पसंद हैं, मुझे देखना है वो आर्मी कैसे कहते हैं काम करते हैं, 1-2 फ़ोटो खींच लो। आपने 1-2 फ़ोटो खींची, आपको लगा तो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन वही सेंसिटिव धीरे धीरे साइकिल बनती है और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देने लगें। बस यहीं पहली इन्फॉर्मेशन पे आपको रुकना होगा। पहली इन्फॉर्मेशन पे आपको अपना दिल मजबूत करके अपनी फैमिली में, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी जो आपके क्लोज ऐसे लोग हैं जो आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं, जो एजेंसीज़ हैं, आपको बताना चाहिए कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की एजेंसी आपकी मदद ही करेंगी। लेकिन आप धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं, पैसा भी लेना शुरू कर देते हैं, लालच में भी फंसते जाते हैं, और फिर दुनिया को जब पकड़ जाते हैं तो बताते हैं कि मैं तो ब्लैकमेल हो रहा था। अपने आप को बचाने का एक रास्ता बताते हैं, मैं तो ब्लैकमेल हो रहा था। व्हाट डू मीन? आप पहले दिन ब्लैकमेल नहीं हुए थे? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी भर ऐसा काम करते रहेंगे आप बच जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन भी आप पकड़े जाएंगे उस दिन वो आपका आखिरी दिन होगा जीवन का? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी फैमिली शर्मिंदा होगी, आपके दोस्त शर्मिंदा होंगे जो आपके साथ उठते बैठते थे? तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम पता है कि अंत में यही हानि है, तो आप पहले दिन क्यों नहीं अलर्ट हो जाते? मुझे ऐसा लगता है पहले दिन अलर्ट होना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा की जिससे हम बात कर रहे थे, उसकी जो फोटोग्राफ्स आई वो पाकिस्तान में गई, उसको सिक्योरिटी वहाँ पे मिली हुई थी, और वो ऐसी पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पे। वो मरियम नवाज से मिलती है आराम से। क्या कोई सामान्य व्यक्ति जाके मरियम नवाज से मिल सकता है? नहीं। पाकिस्तान क्यों किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी दे रहा है? क्या ये सब जब वो पोस्ट कर रही थी तो उसके दिमाग में ये नहीं होगा? क्योंकि अगर वो इस तरह की चीज़ें कर रही है, जासूसी कर रही, तो थोड़ा तो दिमाग काम करता है ना व्यक्ति का, क्योंकि एक्स्ट्रा तो चलेगा दिमाग, तभी वो ये काम कर पाएगा। तो क्या वो ये समझ नहीं पाई कि ये चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, उसके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं? बेहतर हो वो ऐसे वीडियो नहीं डालेगी, क्योंकि लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि फिर वो ऐसे वीडियो क्यों डाल रही थी? वो नहीं डालती। देखिए, इसका बहुत छोटा सा जवाब है और बहुत सीधा सा जवाब है। कहावतों में हम सुना करते थे, डूबता कौन है? डूबता कौन है? तैराक। जो तैराक होता है वही तो डूबेगा। जो समुद्र के अंदर जाएगा नहीं, वो डूबेगा क्यों?
तो नेचुरली हर आदमी अपने आप को स्मार्ट समझता है, ओवर स्मार्ट समझता है। हो सकता है कि उसको इंटेलिजेंस ने कहा होगा कि हम तुमको इतना मजबूत कर देंगे यूट्यूब की लाइन के अंदर, यूट्यूबर्स की लाइन के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, कि तुम मरियम से मिल रही हो, तुम्हें सिक्योरिटी मिल रही है, तो तुम्हारे पे जल्दी से हाथ नहीं डाल पाएंगे एजेंसीज, और तुम हमें धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन भी देती रहना और मीडिएटर का काम भी करते रहना। तो वो अपने आप को स्मार्ट समझ रही थी। जबकि होता क्या है कि ऐसे लोगों के ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की हमेशा नज़र रहती है, हमेशा रहती है। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान अप डाउन कर रहे हैं, जो लोग +92 जो भी कहते हैं पाकिस्तान का कोड है उससे बात कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कहते हैं हमारी जो एजेंसीज है उनकी नज़र है। और जैसे ही वो देखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सेंसिटिव के रूप में जा रही है, वहाँ पे उन पर ज़्यादा नज़र रखी जाती है। और ख़ासकर जब युद्ध की स्थिति बनती है किसी देश के अंदर, तो एक दूसरे से देश ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और तब ऐसी ये जो जासूस है, जो नौसिखिया जासूस जिसे कहा जाता है, कोई 2 साल में जासूस थोड़ी बन जाता है। तो जो ये नौसिखिया जासूस होते हैं, जो यूज़ एंड थ्रो वाले जासूस होते हैं, जिनको पाकिस्तान एजेंसी अपने एसेट ऐसे बनाती है, यूज़ करो फेंको, हु केयर्स, पकड़ जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम है, हमें क्या टेंशन है। हमें तो जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी ले ली, और ऐसा भी कुछ ज़्यादा इनको कोई खास अमाउंट भी नहीं दिया जा रहा, कोई ऐसा ज़्यादा पैसा भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये लालची हैं। इन्हीं के लोगों ने, किसी ने कहा था कि जंगल के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर ये देशद्रोही ना होते हमारे देश के अंदर, तो बात कुछ और होती इस देश की। लेकिन चंद देशद्रोहियों के ऊपर पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी को अपनाकर हमें तकलीफ में डालता है। अच्छा, कुछ जासूस वो होते हैं जो देश के लिए काम करते हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं सबसे बड़ा नाम अगर किसी का लूं तो अजीत डोभाल साहब, जो हमारे एनएसए हैं, बिल्कुल ठीक। कितने समय पाकिस्तान में रहे, मुस्लिम बन के रहे, वहां पे रहे और देश के लिए उनको तो हेड्स ऑफ है, हेड्स ऑफ है। मतलब जिस तरह का काम उन्होंने किया और जो उनके अनुभव कहीं मीडिया में नजर नहीं आते हैं, कहीं नहीं, वो अपना सिर्फ काम कर रहे हैं। उसे कहते हैं फोकस्ड डिटेक्टिव। उससे बड़ा कोई फोकस डिटेक्टिव इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो दुश्मन देश में जाके, और जहाँ पे धर्म अलग है आपका, आपकी बोलचाल का तरीका अलग है, वहाँ सब अपना के आप वो चीज़ें कर रहे हो। और ऐसा नहीं है, हर देश इसका इस्तेमाल करता है। ह्यूमन का इस्तेमाल हर देश में जासूसी के लिए होता है, क्योंकि कहते हैं टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो जाए, लेकिन जो ह्यूमन है उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो हमेशा टॉप पे रहेगी, टॉप पे रहता है। तो वो लोग भी होते हैं जो देश के लिए काम करते हैं। उनके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, अपनी किसी की समस्या सुलझा रहे हैं, उसके लिए आप उस जगह पे गए, देखा, अपने घर चले गए। लेकिन ऐसे जासूस जो देश के लिए काम करते हैं दूसरे देश में रह के, उनके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं। कभी आपका ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना हुआ, कोई ऐसी बातचीत हुई कभी? देखिए, मैं अब इन्वेस्टिगेशन लाइन में इतने टाइम से हूँ। हाँ। 35 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है। बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है और शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इतना लंबा जब टाइम गुजर जाता है तो हर तरीके के लोग हमसे मिलते हैं, और हम ऐसे हर लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मैं समझता हूँ इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। मैं दिल्ली के अंदर, यहीं मेरी स्कूलिंग हुई, कॉलेजिंग हुई, मैंने यहीं अपना बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट किया। तो नेचुरली आज मेरे पे बहुत सारी टीम है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं वर्ल्ड लेवल पे काम करता हूँ। लेकिन कभी मैं ग्राउंड पे भी काम करता था, मैं मोटरसाइकिल पे भी काम करता था। तो जब हम वो यंगस्टर कहते एज में जब हम काम करते तो हमें एक एक गली पता थी। आज हम चाहे ऑफिस में बैठे हों, जब हमारे इन्वेस्टिगेटर काम करते हैं और जब वो कोई प्रॉब्लम्स बताते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास 1 सेकंड में आता है, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया हुआ है। तो ऐसी डोभाल साहब ने अपनी पूरी की पूरी जवानी ग्राउंड में निकाली है। जब ग्राउंड पे आप पूरी कहते हैं जवानी निकाल देते हैं, और उसके बाद उनकी जब टीम काम करती है तो टीम को जो वो मैसेज देते हैं वो बिल्कुल सटीक होता है, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी जो नॉलेज है ग्राउंड के अंदर किसी की भी नॉलेज हो। इस दुनिया के अंदर लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, या कहते हैं स्टडी, लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिकल नॉलेज से बड़ी कोई नॉलेज नहीं है इस दुनिया के अंदर। और एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होगा। आप कोई अगर 2 साल का काम किया हुआ किसी इंसान ने, कोई 25 साल से काम कर रहा है, डिफरेंस दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का एक्सपीरियंस काउंट ना हो, अगर पैशनेट है, अगर आप पैशन के साथ काम कर रहे हैं। डोभाल साहब पैशन के साथ काम कर रहे हैं, कोई मीडिया में उनको आने का शौक नहीं है, वो बस अपने देश में एनएसए के नाम पर अपना लगे हुए हैं, सुबह शाम दिन रात। आज जितने भी सिंदूर पे हमने सिंदूर कहते हैं हमने किया ऑपरेशन, उसमें जितने अटैक किए हैं हमने, सटीक अटैक हैं। वो सटीक अटैक हैं क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन सटीक है। और सटीक इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं
वो कंटिन्यू काम कर रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहलगाम में एक अटैक हुआ उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू की। गैदर तो हमारे पास पहले से ही है। कहाँ कहाँ पे आतंकवादियों के मुख्यालय, Yes. कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर बनाए हुए, सब पता था। तभी बिल्कुल तभी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल कोऑर्डिनेशन एकदम सटीक है। तो डोवाल साहब को तो हेड्स ऑफ है। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था इस पॉडकास्ट के, सुशांत का केस, सुशांत सिंह राजपूत का और दिशा सालियान का, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है इन दोनों के में। सुशांत सिंह राजपूत की बात जब हमने पिछले पॉडकास्ट में की थी तो बहुत सारे लोगों ने आके फिर कमेंट किया कि नहीं ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं। तो मुझे लगता है लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। तो पहले तो जो इन दोनों मैटर पे लगाई गई है, क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई है, आप जासूसी के एंगल से, जासूस के एंगल से आपको क्या लगता है कि एकदम ठीक है? ये जो आपका अनुभव भी कहता है कि इसी दिशा में ये केस जाना था, या आप कुछ और देखते हैं? देखिए, सुशांत राजपूत की जो मौत होती है उसके 3 महीने के बाद जब मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मैं अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं मीडिया के द्वारा अपनी और दूसरे कहते हैं रूट के द्वारा जब मैं देता हूँ, तब भी मैंने ये कहा था कि ये सुसाइड का ही केस है। नेचुरली जब मेरा सुसाइड केस कहते हैं कहना लोगों ने सुना तो लोगों की भावनाएं तो जुड़ी हुई थी। मैंने कहा था तब भी कि वो यंगस्टर था और यंगस्टर की भावना एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और यूट्यूब के ऊपर हर तरीके के नैरेटिव करने वाले लोग थे। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स जो हमें ट्रोल कर रहे थे या जो हमें कुछ भी बोल रहे थे उनको तो हेड्स ऑफ है कि उनको क्या कहा जाए, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि उनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में गया हो। जो यूट्यूब पे वो देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बातें बता रहे थे। कितना दिखा रहा था, एक वो हॉस्पिटल के एक वो जो सफाई कर्मचारी है उससे बात करके उस ऐसा हुआ तो वैसा हुआ उसको, और लोग उसको मान रहे हैं कि देखो उसने हॉस्पिटल के व्यक्ति, अरे वो कौन है वहाँ, वो सफाई करता है? नहीं वो वहाँ पे था, ओटी में उसने देखा था जहाँ पोस्टमार्टम की है। ऐसे ऐसा संभव होता है क्या? मैंने कहा ना कि मतलब यूट्यूब चैनल जो है, हाँ, यूट्यूब चैनल जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग नेटिव बना देते हैं, लोग मानते भी हैं। ऐसे ऐसे यंगस्टर हैं जिसमें से 70% शायद बॉम्बे कभी गए भी ना हो, लेकिन वो जासूस बन गए थे। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बता रहे थे। वो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे उंगली तो उठाओ, क्योंकि उंगली उठाना सबका जायज़ कहते हैं हक है, लेकिन उसके बाद उसकी गर्दन पे निशान था, उसकी बॉडी पे निशान था। कहाँ तुमने देखा, कब तुमने देखा, तुम्हें किसने बताया? जो बताने वाला वो यूट्यूबर अपनी स्टोरियाँ चला रहा है, तुम उसको देख रहे हो, टिक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज से लैंग्वेज मिलाते हुए यूट्यूब बना रहा है। उसको पता है क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ चलेगी। मुझे भी आसान था ना कहना कि नहीं गए ये तो थे? हत्या है। आप गए थे वहाँ पे? मैं वहाँ आप पे कहाँ पे गए थे? मैं सुशांत के घर पर जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। आप घर के अंदर गए? हाँ, 1 महीना मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, मेरी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। आप डालिए संजीव देशवाल सुशांत राजपूत, आपको हज़ारों मेरी वीडियोस मिलेंगी। उस वक्त मेरे ख्याल से कंटिन्यू 6 महीने तक मैं चैनल्स को इंटरव्यू ही देता रहा, 6 महीने तक। अब ये कितना आसान था मेरे लिए कहना कि सुशांत राजपूत की तो हत्या की गई है। भाई आप हत्या कह रहे हो तो आप ये भी बताइए कि फिर हत्या कौन है, किस बेस पे बोल रहे हो? सिर्फ कहना ये तो एक कहते हैं ऐसा नौसिखिया जैसा लैंग्वेज है कि कोई कुछ भी बोल दे। आपने उसके घर में जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में आया वो क्या था, ये बताइए पहले। देखिए, होता क्या है कि वो काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, उसके लिए तो 2-3 घंटे चाहिए बताने के लिए शॉर्ट में। हाँ, लेकिन शॉर्ट में ये था कि उसके घर में नौकर थे, उसका दोस्त था, सुबह का टाइम था, उसने जूस पिया, जूस पी के वो अपने रूम में जाता है, कुंडी मारता है, लॉक करता है जो भी, और उसके बाद जब उसे लोग बुलाने जाते हैं वो खोलता नहीं दरवाज़ा, फिर चाबी वाला ढूंढा जाता है, चाबी से दरवाज़ा खुला जाता है, देखा अंदर लटका हुआ है, तो उसका जो पिठानी दोस्त होता है वो तो उसे उतार लेता है। उसके बाद फिर पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस ने ना तो वहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ खींचा उसके लटके हुए का, ठीक है, उसकी बॉडी नीचे कहते हैं बेड पे पड़ी है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स आए हैं। अच्छा, वो तब तक उतार लिया गया था, बिल्कुल। अब जब आपने बॉडी को उतार लिया तब मेरे कई बार क्वेश्चन उठे थे और मैंने हर मीडिया पे कहा था, और ये मीडिया पे अभी भी अवेलेबल हैं कि क्या पंखे के ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट्स उठाए गए? कैन यू इमेजिन कि फिंगरप्रिंट 3 महीने तक किसी ने उस पंखे से नहीं उठाए थे, इवन सीबीआई ने भी नहीं उठाए थे। अब पंखे से फिंगरप्रिंट उठाने का मतलब क्या था? मेरा कहने का मतलब ये था कि फिंगरप्रिंट इसलिए कहते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर पंखे से कोई लटक के किसी की डेथ हुई है या हत्या हुई है या उसने खुद को आत्महत्या की है, तो नेचुरली या तो उसने खुद नोट बांधी होगी या किसी और ने नोट बांधी होगी, तो पंखा झूलता है तो लोग एक हाथ से पंखे को पकड़ते हैं, उसके बाद फिर उस पर नोट बांधने की कोशिश करते हैं। तो जिसके फिंगरप्रिंट होंगे तो सुशांत तो पंखा साफ करेगा नहीं,
तो अगर सुशांत के फिंगरप्रिंट वहाँ मिल जाए तो 99.9% क्लियर हो गया कि सुशांत ने आत्महत्या की है। लेकिन अगर किसी के घर के अंदर से फिंगरप्रिंट मिल जाते, खासकर पिठानी जैसे के या किसी और के, तो क्लियर होता कि भैया तो हत्या की गई है, पिठानी को पंखा साफ करेगा। तो ऐसे बहुत सारी वजहें थी जो मैंने मीडिया में बताई। मैंने उस कमरे का पूरा कहते हैं डायग्राम बना के बताया कि बॉडी कितनी थी, पंखा कितनी दूर था, कैसे लटका होगा वो, इसे हम क्यों कहते हैं सुसाइड बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया कि सुशांत ने जूस पिया था। जो उनकी स्टेटमेंट थी वहाँ पे जो नौकर थे, जो दोस्त थे, वो मैच कर रही थी। फिर दोपहर का टाइम था, कोरोना बहुत पीक पर था और उस वक्त वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए थे। वो ऐसी जगह जहाँ घर के सामने ही पार्क है, तो उस रोड के ऊपर कोई भी आएगा जाएगा सीसीटीवी में दिखेगा। और वो इतनी बड़ी कोठी, उसमें 10 सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप उनको झुटला नहीं सकते हैं। एविडेंस है सारे। वो एविडेंस आपको कह रहा, रात को मार दिया जी, रात को लटका दिया जी, काले कपड़े में आया था जी, पता नहीं क्या क्या स्टोरियां चलाई लोगों ने। कहीं तो चैनल ही चमक गए उसको मौत कह के। और इन्हीं मैं उन चैनल का नाम नहीं लूंगा। इसी से ना लोगों का ब्रेन वॉश, जिसे कहते हैं ना, एक्चुअली ब्रेन वॉश हुआ है। मुझे चैनल पे कहा गया कि देशवा जी आप इसको सुसाइड मत बोलिए, इसको हत्या बोलिए। मैंने कहा भाई जो मुझे फैक्ट्स दिखेंगे, एक प्राइवेट डिटेक्टिव फैक्ट्स के ऊपर बात करेगा। मैं आज भी फैक्ट्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। और वो जब मैंने फैक्ट पे बात की थी तो आज सीबीआई बोलती है कि यस वो सुसाइड था। सरकार किसकी थी? उद्धव की थी। मान लेते हैं जी कि कोई प्लानिंग थी, फिर सरकार किसकी बनी? सीबीआई किसकी तरफ से गई? कहते हैं सेंट्रल की तरफ से गई। हाँ, आपको एक सरकार से शिकायत थी कि वो लोग हाँ, कर रहे हैं, तो अब तो दूसरी आ गई। सीबीआई गई थी ना। बिल्कुल सही तो बात है। सबके सब बिक गए, सीबीआई बिक गई, उद्धव बिक गया, सेंट्रल बिक गई। क्या मतलब लोगों का सोच है। क्यों एक व्यक्ति के पीछे? और एक व्यक्ति पीछे, अगर भाई किसी ने हत्या की है तो यार हत्या को पकड़ना चाहिए, हर हालत में पकड़ना चाहिए। मैं भी चाहता कि सुशांत राजपूत, मेरा का मैं फ़ैन था, सीरियसली मैं फ़ैन था कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है। उसकी सारी पिक्चर हमने कई बार देखी हैं, तकलीफ हमें भी होती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोग बोलते सुसाइड कोई क्यों करेगा, सुसाइड कोई क्यों करेगा ये वही जानता है जो करता है। आप बाहर बैठ के नहीं बता सकते हो कि उसके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। लोग बाहर देखते हैं ना, अरे वो तो एक्टर था, उसके पास तो पैसा था, ये था। ऐसा नहीं होता। और जो जितना फेमस, जितना ऊपर पहुंचा हुआ था, और जितना शार्प माइंड, जितना इंटेलिजेंट, जितना दिमाग उसका ज्यादा काम करता है, ऐसे लोग डिप्रेशन में ज्यादा आते हैं। आपने कभी रिक्शे वाले को या किसी गरीब को उनको नहीं सुना होगा कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन कुछ हो रहा है। ये किनको होता है? इन्हीं लोगों को होता है ना। जिनके सुशांत बहुत शार्प माइंड था, बहुत इंटेलिजेंट था, तो ऐसे लोगों का जिनका दिमाग बहुत काम करता है ना, उनका दिमाग प्रॉब्लम भी बहुत करता है। जब कहते हैं कोरोना चल रहा था, उसकी मूवीज चल रही थी, रिया उसके यहाँ से चली गई थी, उनका आपस में झगड़ा हुआ होगा, उसके दोस्त उससे मिलने नहीं आ रहे थे, अकेला था। कहते हैं काफ़ी नेपोटिज्म भी चल रहा था, जो उसको कई चीज़ें मिल रही थी। इतने सारे प्रेशर जब डेवलप होते हैं तो इंसान कई बार कहता है कि बेकार है लाइफ, हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। गलत है कदम, लेकिन बिल्कुल बहुत गलत है। कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ दिया ईश्वर ने। जब हम उसको थैंक्स नहीं करते, हम उसका शुक्रिया नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते, तो फिर हम अपने जीवन के साथ सीबीआई इसका जवाब बहुत पहले दे सकती थी, लेकिन हमारे देश की जो सियासत है ना, वो बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये देर इस वजह से हुई। हाँ, इसलिए बस सियासत की वजह थी और कोई वजह नहीं थी। और अंत में भी आंसर तो देना ही था ना सीबीआई को, तो दिया ना सीबीआई ने आंसर। और फिर दिशा सालियान के केस से उसको जबरदस्ती जोड़ दिया गया कि दिशा सालियान ने भी आत्महत्या नहीं, उसका भी किया गया, उसने भी आत्महत्या नहीं की थी, जबकि उसके फादर ने पहले इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि मेरी बेटी को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, मेरी बेटी का सुसाइड है, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि उसका हुआ, उसकी हत्या हुई, आप बदनाम कर रहे हैं। तो सुशांत राजपूत की जो मौत थी उस पर हत्या का लोगों को शक इसलिए भी जा रहा था कि उससे कुछ दिन पहले ही दिशा सालियान की डेथ हुई थी, और वो भी उसी एरिया में थी, वो भी उसके कहीं ना कहीं कनेक्ट थी। तो लोगों लगा इधर लाइन से लग गए, सब एक दूसरे, सबको मारा जा रहा है। और काफ़ी सस्पिशियस स्थितियां भी थी। कभी आपको ये सोचना चाहिए, सुशांत राजपूत की अगर हत्या करनी है तो वहाँ 4 लोग थे, 4 लोगों का कोई कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए थी। चारों लोगों की कॉमन इंटेंशन हो ही सकती। कोई नौकर है तो कोई मालिक है। भाई पिठानी नौकरों का दोस्त थोड़ी है, वो मैनेजर है। सिद्धार्थ पिठानी था, मैं अब नाम भूल रहा हूँ, शायद यही थे। तो वो जो लोग थे उनका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं हो सकती थी। अगर होती तो पैसा की कोई वजह होती, कोई दुख होता, कोई लड़ाई झगड़ा होता, वो चीज़ें आती सामने। तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ तो आता ही सामने। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट में ना लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं इसको लेके कि ऐसा क्यों था, इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैंने कुछ सवाल नोट किए हैं कि स्पेसिफिक एक सवालों के जवाब हम दें, ताकि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि लोगों का दिमाग क्लियर हो सके। एक ने लिखा है कि अपना हाथ पैर तोड़कर कौन कैसे सुसाइड करता है।
तो क्या सुशांत का हाथ पैर टूटा हुआ था? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था, ये आपको कोई जानकारी है? मुझे जहाँ तक याद है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं नहीं था कि उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं। और नंबर 1 और नंबर 2, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, क्या उसको ये कहाँ से पता चला कि उसके हाथ पैर टूटे हुए थे? किसी ने क्योंकि वीडियो डाल दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है ही नहीं। किसी ने वीडियो डाल दी, किसी ने उसकी बॉडी को टेढ़ा बता दिया। क्योंकि होता क्या है, जब आप बॉडी को उतारते हैं, बॉडी थोड़ी सी गर्म होती है। जैसी जिस बॉडी को जिस आप हाथ अगर उसका पीछे रह गया लेटाते हुए, तो फिर वो हाथ वहीं अकड़ जाएगा। जब बॉडी को आप 1 घंटे बाद उठाएंगे तो बॉडी हाथ सीधा नहीं हो सकता, वो बॉडी का हाथ अटक जाएगा, अड़ जाएगा। मतलब बॉडी का जो भी पार्ट है, क्योंकि ब्लड जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा बॉडी अकड़ती जाएगी। तो हो सकता है कोई सिचुएशन में बॉडी का हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जिससे उनको लगा कि ये तो हाथ में तोड़े हुए हैं। और कौन तोड़ेगा? चलो ये भी देखते हैं, कौन तोड़ेगा? पिठानी तोड़ेगा? मुझे जितना नौकर उसका तोड़ेंगे? याद है वो वाइट उसमें ही चादर में लपेटा हुआ उसकी बॉडी दिखाई गई थी जो स्ट्रेचर पे थी। बिल्कुल। उसके अलावा किसने देखा कि हाथ पैर टूटा हुआ था, कहाँ दिख गया, और किसने वैसे देखी? भी वहां तोड़ेगा कौन? इसको भी तो सोचो ना कि तोड़ेगा कौन? उसने 9 बजे जूस पिया और चला गया, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नौकरों की स्टेटमेंट से मैच भी कर गया। तो उसे तोड़ेगा कौन? वहाँ कौन है? नौकर हैं, उसे क्यों मारेंगे? नौकर मारेंगे, दोस्त मारेगा, हाउ कैन बी पॉसिबल? ये सब पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। अच्छा, एक लिख रहे हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द ब्रोकन बोन्स, द ब्लू मार्क्स ऑन हिज बॉडी एंड द ब्लैक लेफ्ट आई एक्सेट्रा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ लॉन्ग वन, डिटेक्टिव्स वर्क ऑन एविडेंसेस। ये बताइए कि कह रहे हैं कि इनके हड्डी टूटी हुई बात कह रहे हैं, ब्लू मार्क्स उसकी बॉडी पे थे, ब्लैक था लेफ्ट आई के नीचे। देखिए, जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, उनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। भाई ब्लू मार्क, आप अगर मैं किसी बॉडी को उतार रहा हूँ, जहाँ पे मेरा नेचुरली बॉडी में वेट होगा, तो मैं जहाँ पे भी हाथ लगाऊंगा, उस हाथ का जब प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड वहाँ पे जमा हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे तो उतार नहीं रहे हो, आप कहीं से पकड़ तो रहे हो ना उसकी बॉडी को, और बॉडी हैवी हो जाती है लटकने। जो डेड बॉडी होती है वो अपने वजन से कई बार 1.5-2 गुना भारी लगती है आदमी को, क्योंकि वो खुद तो एक्ट नहीं कर रही है ना। तो वो अगर 70-80 किलो का इंसान है, तो जब उतार रहे हैं उसको, 200 किलो का वो फील होता है। तो वो उस पे जहाँ पे उसकी बॉडी पे हाथ लगा, वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया और वहाँ ब्लूइश हो गया। फोटोग्राफी जब हुई होगी तो वहाँ पे ब्लूइश दिखा होगा, तो लोगों को लगा कि ये ब्लू कैसे हो गया, यहाँ पे खून कैसे आ गया, मारा हुआ है, चोटें लगी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था जहाँ तक मुझे पता है। अभी आपने सीसीटीवी का जिक्र किया, लेकिन उससे जुड़ा एक सवाल है, आप फिर से बता दिए। सीसीटीवी वाज नॉट देयर, सो वेयर डिड यू सी? लेकिन ये कह रहे हैं सीसीटीवी था ही नहीं। नहीं, ये गलत है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में ऐसे कैसे हो सकता है सीसीटीवी नहीं होगा? लोग छोटे छोटे वो 2-2 हज़ार गज के प्लॉट हैं, और अकेला वो 2,000 गज का प्लॉट नहीं है, उसके साथ आगे पीछे 2-2 हज़ार गज के प्लॉट हैं। इन भाई साहब को मैं ये समझाना चाहूँगा कि जब पुलिस किसी क्राइम सीन पे कोई क्राइम हो जाता है, तो उसको उसके सीसीटीवी से ना पकड़ के आगे के जो सीसीटीवी है उनसे भी पकड़ लेती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्राइम सीन के ऊपर आपके सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं, मान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत के बेडरूम में तो सीसीटीवी नहीं होगा, गेट पे होगा। हाँ। लेकिन कोई आदमी ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतरेगा नहीं, आएगा तो रोड से ही। तो जब रोड से आएगा, और वो भी कोरोना के टाइम में जहाँ पे कोई हलचल ही नहीं है, तो 2 भी आदमी आएंगे तो दिखेंगे। तो उसके साथ जितने भी कोठियाँ थी, वो सब 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार गज की कोठियाँ, बहुत बड़ी कोठियाँ हैं, और बहुत रेनाउंड और पैसे वाले लोग रहते हैं, और सबके घरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो उसके घर में अगर सीसीटीवी में इनकी बात को मान लेता हूँ कि नहीं होगा, तो क्या औरों के घर पे भी सीसीटीवी नहीं थी? ये कहना चाहते हैं, जबकि आज की तारीख में हर जगह सीसीटीवी है। तो उन सीसीटीवी में कोई क्यों नहीं आ गया? पुलिस को नहीं दिखा तो सीबीआई को भी नहीं दिखा। और अगर ये कोई सोचता है कि सीसीटीवी की फुटेज डिलीट हो जाती है 10 दिन के बाद, 15 दिन के रीराइट हो जाती है, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे टूल्स हैं कि हम 2 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कितने भी रीराइट हो जाए, कितनी भी रीराइट, पीछे का रिकॉर्ड उठाया जा सकता है। मेरे पास भी एक मर्डर केस आया, बस मैं सीसीटीवी की पूरी फुटेज आई है, 1 साल की सीसीटीवी फुटेज है, जबकि हमारे जैसे ऑफिस में लगा हुआ है, आपके यहाँ लगा हुआ है। तो सीसीटीवी में जो 2 टीबी की कहते हैं हार्ड डिस्क लगती है, और जो हमारे कैमरास होते हैं वो हाई रेजोल्यूशंस के होते हैं। तो पहले तो क्या होता था कि इतनी कहते हैं फुटेज 1 महीने के बाद ही रीराइट होती थी, अब 10 दिन के बाद रीराइट हो जाती है, क्योंकि फाइल बहुत हैवी बन रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एक लेयर्स बनती जा रही हैं
आप रिट्रीव कर हाँ, लेते तो उसको रिट्रीव किया जा हाँ, सकता है। सही बात है, वरना फिर मतलब क्या होगा सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल, का, क्योंकि बिल्कुल। अगर पता लगा हमें 6 महीने पहले का कुछ देखना है तो हम देख ही नहीं सकते हैं। हाई कहते हैं जो केसेस होते हैं, कहते हैं उनमें तो ये रिट्रीव की जाती हैं, लेकिन हर जगह रिट्रीव क्योंकि कॉस्टली बहुत पड़ती हैं। कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली बहुत पड़ती हैं। इसमें 50,000 से लाख रुपए तक का एक्सपेंस आ सकता है अगर पुरानी चीज़ें रिट्रीव करनी, क्योंकि इसके जो हार्डवेयर और कहते हैं सॉफ्टवेयर वो बहुत कॉस्टली हैं। कॉस्टली आते हैं। अच्छा, एक तर्क और दिया जाता है कि जो सुशांत की हाइट थी वो जो पंखा और बेड था उसकी हाइट से के बराबर थी, तो वो कैसे लटक सकता है? समझा देता हूँ। जब भी कोई घर बनता है तो घर के अंदर जो आपकी ज़मीन होती है और जो रूफ होती है उसकी जो अमूमन हाइट होती है वो 10 फीट होती है, ठीक है। कोई बेड होता है घर में वो 2 फुट से 2.5 फुट के ऊंचाई पे होता है। मैंने यही डायग्राम में बताया था, अगर आपको किसी को देखना हो तो मेरी वीडियो में डायग्राम के अंदर देखा जा सकता है। 5'9" या 5'10" के आसपास उसकी हाइट थी, क्योंकि एज्यूम हम कर सकते हैं 5'10" की, क्योंकि जो उस पर कहते हैं आपका सोशल मीडिया में दी हुई है वही 5'10" हाइट मान लेते हैं। 5'10" हाइट थी, 10 फुट में से 5'10" गया, 2 फुट कहते हैं आपका बेड गया। पंखा जब लटकता है तो पंखा जब लटकता है वो खुद अपने आप की 2 फुट की हाइट लेता है। ये बेड है आपका, पंखा इसके ऊपर नहीं था, पंखा 1 फुट आगे था। जब 1 फुट आगे था तो जो बॉडी है सुशांत की बेड के ऊपर ऐसे गई है पंखे को बांधने के लिए, तो बॉडी ऐसे हो गई है। तो ये हाइट पंखे की और एक कहते हैं इंच बढ़ गई है। तो इसको अगर समझना होगा तो इसको मेरी वीडियोस पे जाके देखना पड़ेगा। मैंने पूरा समझा रखा है कि सुशांत की हाइट कितनी थी, पंखे की हाइट कितनी थी, बेड की हाइट कितनी थी, तो क्या वो नॉट बांध सकता था? बिल्कुल बांध सकता था, बांध सकता ये मैंने प्रूफ कर दिया है। ये मैंने प्रूफ किया था, मैंने ही अकेले पूरी दुनिया में प्रूफ किया है कि वो नॉट कैसे बांधी जा सकती थी और बांधी गई है वो। अच्छा, इसमें एक कह रहे हैं कि ऑपोजिट बिल्डिंग सीसीटीवी फुटेज ऑफ द ऑपोजिट बिल्डिंग वाज टेकन अवे बिकॉज ऑफ इस, ऐसा कुछ हुआ था? अपोजिट बिल्डिंग के नहीं है, अपोजिट में पार्क है। पार्क है, बिल्डिंग ही नहीं है। बिल्डिंग ही नहीं अब है। ये देख लीजिए, जो है ही नहीं उसमें कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ ना, लोगों को कुछ नहीं पता होता। लोग, मैं कह रहा हूँ इसमें से 80% व्यूवर बॉम्बे ही नहीं गए होंगे कभी। वही तो, और मतलब ऐसे कह रहे हैं कि सामने की बिल्डिंग, जबकि सामने बिल्डिंग है ही नहीं, पता ही नहीं है ये, और दावे इतने। अब इनके दावे को एक ही बोला जाए, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, नहीं थी, थी, बड़े खुश हैं सब कुछ। लेकिन लोग फैक्ट नहीं समझना चाहते। अच्छा, लैपटॉप और क्या डिजिटल चीजें जो उसकी थी वो मिसिंग थी, कुछ ऐसा क्या कुछ था नहीं, जानकारी? वो तो पुलिस की कहते हैं इन्फॉर्मेशन है, पुलिस के पास है। और वो कहता है अगर मिसिंग भी थी या नहीं भी थी तो उससे हत्या की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन हत्या कोई करने के लिए आएगा तो घर पे ही ना। घर पे है। तो और घर वो- पे ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है कि रिया ले गई हो, ना ले गई हो, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन है, पुलिस ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। According to Dr. Bhupesh, the forensic expert said the evidences at the site and there was a round mark around his neck and not the V mark. मैं आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट की एक स्टोरी बहुत अच्छी सुनाता हूँ जो अभी भी मीडिया के अंदर है। जब सैफ अली खान के यहाँ पे अटैक हुआ, हाँ, जो चोर घुसा तो लोगों ने कहा कि ये जो चोर पकड़ा गया है और ये जो हमलावर है, ये इसकी अलग- जो CCTV ये अलग अलग है। मैं कंटिन्यू बोलता रहा कि ये दोनों एक हैं, वजह बताई, लेकिन एक साहब आए फोरेंसिक, उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के दे दी। तो मैंने कहा कि जो आपको CCTV में फुटेज दिख रही है, हाँ। वो रेजुलेशन बहुत जीरो है, अंधेरे का टाइम है, आदमी भागता हुआ है, कैमरा ऊपर से लगा है। जब हम ऊपर से किसी की फ़ोटो खींचते हैं तो हाइट कम दिखती है, हम नीचे से खींचते हैं तो हाइट ज़्यादा लंबी लंबी लगती है, है। हाँ। तो वो 10 फुट पे कैमरा लगा हुआ है और वो उसकी फुटेज है, नंबर 1। जो आप दूसरी फुटेज देख रहे हो वो किसी के कैमरे, मोबाइल से खींची गई है, DSLR कैमरों से खींची गई है। इतनी क्लियर फोटो को आप इतनी बेकार की फ़ोटो से आमने सामने देखते हो तो आपको लगेगा ये आदमी अलग है। लेकिन जब इनको मैच करना शुरू करोगे, जब आपको उतना ही उस फोटो को डिस्टॉर्ट करोगे, उसको उतना ही खराब करोगे, तो आपको पता चलेगा। तो ये अकेला मैं था जिसने कंटिन्यू मीडिया पे बोला, और मीडिया में मेरी कई एंकरों से इस बात पे बहस हो गई, और आज वो बेचारे कहते हैं आप उस दिन भी सही थे और आज भी सही हो। और ये भी मीडिया जो मैं बोल रहा हूँ ये सब के सब मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं। कि मैं हमेशा कहता रहा कि वो दोनों एक ही आदमी हैं, वजह भी बता दी। लेकिन कई तो ऐसे फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, क्योंकि हमारा देश फैक्ट पे ना सुनकर सनसनी बहुत पसंद करता है। और पता है फैक्ट लोग सुनना नहीं चाहते, चलता नहीं, बिकता नहीं है जिसे कहते हैं ना। बस। तो लोगों को लगता है कि बेचने के लिए, पॉपुलर होने के लिए वो करो, वो कहो जो लोग सुनना चाहते हैं। और फिर लोग पता है क्या कहेंगे कि सही बात बताता नहीं। अरे आप सुनना नहीं चाहते हैं सही। अर्चना जी, मैं कम से कम अपने 35 साल के कैरियर के अंदर 2500 से ऊपर इंटरव्यू दे चुका हूँ। जितने आज तक केसेस हुए हैं, जितने केसेस हुए इंडिया के अंदर,
जो लोगों के दिमाग में आते, चाहे आर्य सुनंदा, प्रद्युमन, मतलब जो दिमाग में आता है उन सब पे मेरी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशंस रही हैं, कहीं मेरी एक्सपर्टाइज रही हैं। एक भी, मुझे खुशी है इस बात की, अपने प्रोफेशन से इतना प्यार है, पैशन है मेरा, एक भी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत साबित नहीं हुई, एक भी। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैं बहुत पैशन के साथ काम करता हूँ। अभी मैंने ज्योति मल्होत्रा के बारे में जैसे आपको कहा कि ज्योति मल्होत्रा क्या सच में जासूस है या यूज एंड थ्रो है, क्योंकि उसके खिलाफ प्राइमा फेसिया तो बनता है एविडेंस कि आपने फोटो छुपाई, आपने नाम गलत लिखा, आपने वहाँ वीडियो बनाई थी, ये प्राइमा फेसिया है। लेकिन क्या आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है जो कोर्ट में ये कह सके कि यस ये लेडी जासूस है और उसने क्राइम किया है? क्योंकि अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं तो अभी आप देखेंगे 15-20 दिन में, महीने में ज्योति मल्होत्रा बाहर होगी। अच्छा, फिर ये पूछ रहे हैं, वाई सुशांत फेस एंड वन आई वाज स्वॉलन एंड द एंकल बोन वाज ब्रोकन, ही वाज ब्रूटली बीटन एंड द प्रीवियस नाइट ही वाज ड्रंक एंड दैट वाज द रीजन ही कुडंट सेव हिमसेल्फ। बहुत छोटी सी बात से खत्म करूंगा इस बात को। लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूँ कि किसी हॉस्पिटल के पास चाय की दुकान पर दो लोग बहस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता है कि ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर कल ओटी के अंदर एक की डेथ हो गई, इस डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आता है। फिर वहाँ 4 आदमी और आ जाते हैं चाय पीने के लिए। कौन है वो लोग? कोई रिक्शा चलाता है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई कहीं काम करता होगा। फिर वो 4 डिस्कस कर रहे हैं, हाँ यार ये लोगों को कहते हैं मार देते हैं, ये तो हत्या है। अभी धीरे धीरे नेटिव बनना शुरू हो रहा है। ये लोग कौन है जो बहस कर रहे हैं? जिनको डॉक्टर लिखना नहीं आता, सही बात। और वो डॉक्टर की प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और उसे हत्यारा बता रहे हैं, बिना ऑपरेशन ओटी में बैठे खड़े देखे, कुछ नहीं देखा उन्होंने। बस किसी वहाँ पे सफाई कर्मी ने बोल दिया कि कल एक की डेथ हो गई, मुझे लगता है डॉक्टर ने उसका ढंग से इलाज नहीं किया, और इसका नेगेटिव बनना शुरू होता है। फिर यही 10 आदमी बिखरते हैं, कहीं अलग अलग जाते हैं, फिर वहाँ पे ये बात बोलते हैं, फिर यही 100 आदमी बनते हैं और ये धीरे धीरे नेगेटिव बन जाते हैं। तो हॉस्पिटल बहुत बेकार है, यहाँ पे तो ऑपरेशन भी करना नहीं आता डॉक्टरों को। और ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिनको डॉक्टर लिखना नहीं आता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे वो लोग नेगेटिव बना देते हैं जिनको पता ही नहीं किस सिचुएशन का। बस आप बोल रहे हैं, खाली हैं आप, दूसरा भी वही बोल रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है। वीडियो भी इसलिए चल रही हैं, अदरवाइज आप देखेंगी टैगलाइन वीडियो पे कुछ और लिखी होगी, अंदर कुछ और होगा। हाँ, कैप्शन कुछ और लिखा होगा, अंदर कुछ और होगा। ये सब क्या है? आदमी को फैक्ट समझना चाहिए, फैक्ट को एनालाइज करना चाहिए, और अगर एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कम से कम यूज लेस क्वेश्चन तो कम से कम नहीं पैदा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ओपन माइंड जब आप रखेंगे, जब आप फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार, तभी आप सच भी जान पाएंगे। अगर आपने अपना माइंड बना लिया है, आप प्रेजुडिस हो, आपने एकदम सोच लिया है कि नहीं नहीं ऐसा ही हुआ है, तो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। इस पे मेरी तो मतलब मेरा अपना पर्सनल अनुभव है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में। मेरी फ्रेंड जो DU में लेक्चरर है, एंड वी नो ईच अदर फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम ना, एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो मुझसे इस बात पे लड़ गई थी कि तुम ये, और मेरे घर में कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, माय ब्रदर वाज एक्सपायर्ड, तो ही सेड कि तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने तभी अपने भाई को खोया है। सॉरी, लाइक कि व्हाट इज दिस यार, कहाँ से कहाँ जोड़ी जा रही है बात? मतलब इतना वो, और वो बहुत लॉजिकल, वो लेक्चरर है, बच्चों को पढ़ाती है कॉलेज के है, और उसके बाद वो मुझे, और उसने ये चीज़ क्यों कही ताकि वो मुझे हिट हो। शी वॉज सो अटैच्ड टू सुशांत कि वो मेरे भाई को उसमें ले आई बीच में। तब मुझे समझ में आया था कि लोग कितना जुड़े हुए हैं, और कैसे जब इस जैसा इंसान अगर इतना लॉजिकल हो सकता है, तो बाकी तो मैं दुनिया से कुछ उम्मीद ही नहीं करती। नहीं, मैं जब इंटरव्यू देके निकलता था तो मुझे फ़ोन आने शुरू होते थे मेरे क्लाइंटों के, दोस्तों के, यार क्या बोल रहे हो देशवाल जी, यार उसकी हत्या की गई है, यार रिया ने कर दी है, फलाने ने कर दी है। मैंने कहा भाई किस बेस पे बोल रहे हो? अरे यार देखो ना यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें उससे कोई पता ही नहीं, पता नहीं कि रिया से महीनों से बात नहीं हुई है, वो छोड़ चुकी, कब की जा चुकी, वो तो फोन पे बात भी नहीं करती, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो उसकी जीवन बर्बाद कर दिया है ना। दे मेक देयर लाइफ हेल आल्सो, उसको तो है ना। उसके मतलब आई वाज सो मच मतलब कंसर्न अबाउट हर कि क्या किया एक लड़की के साथ। बहुत सारी चीज़ों पे बात करने की, खैर छोड़ते हैं विषय, क्योंकि इस पे बात करूंगी तो बहुत बात करूंगी। मुझे भी ऐसा लगता है ना जैसे कि अटैच हो जाती हूँ। मुझे रिया का भी लगने लगता है कि क्योंकि एक लड़की थी इसलिए आपने उसके कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू किया, दोनों साथ रहते थे, लिव इन में रहते थे, तो शी वाज नॉट ओनली रिस्पांसिबल, बोथ वर एडल्ट, बोथ वर लिविंग टुगेदर, बिल्कुल देन दे सेपरेटेड। वो अपनी पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ है। व्हाई यू आर talking like this, that she was like a something negative energy and she wants to do everything, she was like that. तो खैर
आपने प्रद्युमन केस की बात की, केस मैंने खुद कवर किया था जब ये हुआ था, तो मैं खुद पहले दिन गई थी वहाँ पे एंड आई कवर्ड इट फॉर मेनी डेज एंड आई टॉक टू हर मदर ऑल्सो। पहला इंटरव्यू ही मैंने लिया था उनकी माँ जी। का। दैट वॉज सो सेंसिटिव टाइम एंड आई वॉज ऑल्सो सो अटैच कि किसी का एक बच्चा छोटा सा मार दिया जाए जो स्कूल गया हो। घर के बाद सबसे सेफ प्लेस हमें स्कूल लगती है, और जी। अगर आपको पता चले कि आपके बच्चे की वहाँ पे हो गई है तो क्या होगा उन लोगों में। क्या उस केस में था, क्या सच निकला था, आपको क्या लगा था चीज़ें? देखिए, प्रद्युमन मर्डर केस के अंदर मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, डीएलएफ में, और वहाँ से रियान इंटरनेशनल कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे काफ़ी मीडिया के मेरे दोस्तों ने बोला कि देशवा जी आप भी एक बार चलो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर हमने पुलिस से परमिशंस ली और हम क्राइम सीन पे गए। जब मैंने क्राइम सीन पे उस बाथरूम को देखा, उस जगह को देखा, बस को देखा, तो मैंने ये सब इंटरव्यू मेरे मीडिया में प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं कि मैं आज ये बात बोल रहा हूँ, और ये तब के हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कंडक्टर नहीं है इसके अंदर, कोई सीनियर स्टूडेंट हो सकता है। तो उन्होंने बोला कंडक्टर क्यों नहीं है? मैंने कहा जो नाइफ़ की स्टोरी पुलिस लेके आई है, ये भी स्पेशल मैंने बोला हुआ है, मैं जो नाइफ़ की स्टोरी पुलिस लेके आई है, जब तक पुलिस ये नहीं बताएगी कि ये नाइफ़ किस दुकान से खरीदा गया, उस दुकानदार का स्टेटमेंट नहीं आएगा कि हाँ मैंने इस आदमी को नाइफ़ बेचा था, तब तक ये नाइफ़ की स्टोरी नहीं चलेगी पुलिस की। और अंत में वही हुआ, पुलिस कभी नहीं बता पाई कि इसने ये नाइफ कहाँ से खरीदा, क्योंकि आप कहते हैं कत्ल का जो हथियार बता रहे हो, नाइफ को, आप ये नहीं बता पा रहे हो कि कातिल ने वो हथियार कितने पैसे में किस आदमी से खरीदा। उसकी स्टेटमेंट भी चाहिए ना, कौन आके बोलेगा कि मेरे से खरीदा? फिर हम उससे पूछेंगे कि जब आपसे खरीदा तो आप कहाँ से लेके आए थे, फिर तो मैं पूरी चेन चेक करूँगा ना, तो कौन आके बोले? तो पुलिस ये कभी प्रूफ नहीं कर पाई। और मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कोई सीनियर स्टूडेंट की हो सकता है, और निकला हुआ बात में। और ये सारे के सारे मीडिया पे जितने भी इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं, चेक किए जा सकते हैं, ये फैक्ट चेक किए जा सकते हैं। तब लोगों ने मुझे कहा क्या यार तुम कंडक्टर को बचा रहे हो? मैं कंडक्टर को बचा नहीं रहा हूँ, बेचारा गरीब आदमी मारा जा रहा है, जबरदस्ती उनको लगा, और वो बर्बाद कर दिया गया, बेचारा बर्बाद कर दिया गया था। वो बहुत मुश्किल उसकी बेल हुई थी। फिर बाद में जाके सीबीआई जब ओपन किया केस और सब कुछ देखा, तब जाके कहीं वो निकला उस केस से, अदरवाइज तो फांसी पर लटक गया था वो तो। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि ऐसे केस हों, जैसे चाहे वो जो डॉक्टर जो फैमिली थी, उनकी बेटी थी, मैं इस वक्त नाम भूल रही हूँ, आरुषि वाला मामला था, हाँ आरुषि, या ये वाला हो, तो कभी ऐसा होता है कि पुलिस किसी केस में प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद लेती हो? सही बताऊँ तो प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद पुलिस नहीं, तकरीबन हर एजेंसीज लेती हैं, हर प्लेटफॉर्म पे लेती हैं। क्योंकि वजह क्या है उसकी, हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उनसे ज़्यादा फार बेटर है। हम रोड पे काम कर रहे हैं, एक आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जब पुलिस काम करती है तो उनकी बॉडी के डीएनए में उनका पुलिस का स्टाइल आ जाता है, उसका बोलने का अंदाज, उसका देखने का अंदाज, उसका चलने फिरने का अंदाज बता देता है ये पुलिस वाला है। बस वहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। हमारे तो आम आदमी बात कर रहे हैं, आम दोस्त बनते हैं, आम दोस्त की तरह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बार में जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उसको भी करवा रहे हैं, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही हैं। तो ग्राउंड इंटेलिजेंस प्राइवेट डिटेक्टिव से बेटर कोई नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखें फेलियर की अगर हम बात करें तो क्या CIA फेल नहीं हुई? 9/11, क्या यूक्रेन में अभी कहते हैं रशिया में जो हुआ, तो क्या रशिया की KGB फेल नहीं हुई? क्या हमास ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो क्या वो कहते हैं मोसाद फेल नहीं हुई? तो की इंटेलिजेंस तो मानी जाती है पूरी, जबरदस्त इंटेलिजेंस है, क्या वो फेल नहीं हुई? तो फेल तो सब इंटेलिजेंस हो रही हैं, ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं जो परफेक्ट हो। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो पुलिस भी मदद लेती है, लेकिन चोरी छुपे लेती है। क्योंकि अगर खुल के मदद लेंगे तो नेचुरली उन पर क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप क्या कर रहे हो? क्योंकि पेमेंट भी देनी होती है, फ्री में तो कोई काम होता नहीं है। हाँ, तो उनके पास कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो इस तरीके से वो खर्च कर सकते जो हैं, पे कर सकते हैं, वो करते हैं इस तरह की चीज़। बिल्कुल करते हैं। निजपाल जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। फिर बात करेंगे और कुछ और केसेस पे बात करेंगे, बिल्कुल कुछ अलग तरीके की चीज़ें जो लोगों को दिमाग खोलने वाली और उनको जानकारी देने वाली होगी। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी अगर उसका जिक्र करें, थोड़ा सा लोगों को झलक दे पाएँ, तो आप बताइए थोड़ा सा कि हम नेक्स्ट किस पे करेंगे। हम सोचते हैं कि इस दुनिया में दो ही लोग पे दुनिया चल रही है, एक मेल पे, एक फीमेल पे। और जब मेल और फीमेल पे दुनिया चल रही है तो इनसे जुड़े हुए जो कंसर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे देश के अंदर अडल्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि अडल्ट्री एग्जैक्टली है क्या, अडल्ट्री है भी या नहीं भी है। क्या अडल्ट्री के बिहाफ पे हम तलाक ले सकते हैं?
कि अडल्ट्री के ब्याह पे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हम कोर्ट में दावा कर सकते हैं? ये अपने आप में बहुत चलते हुए सवाल हैं। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपके साथ एक दिन पॉडकास्ट करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा है पॉडकास्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप अगर किसी और विषय पर चाहते हैं कि हम संजीव जी से बात करें, जो विषय हमें संजीव जी ने जिक्र किया उसके अलावा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमने पॉडकास्ट में जो सवाल किए गए थे पिछले पॉडकास्ट में, उनके जवाब देने की कोशिश भी की। आगे भी हम अपनी ये कोशिश जारी रखेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, आप किस और विषय पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मैम। धन्यवाद, नमस्कार।